लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। किशोरी और कमलिनी की बातचीत सुनकर कुंवर इंद्रजीत सिंह से न रहा गया और उन्होंने बेचैनी के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लोगों ने मुझे सताने और दुख देने के लिए कसम ही खा ली है? क्यों मेरे दिल में हौल पैदा कर रही हो? असल बात क्यों नहीं बताती? किशोरी मुस्कुराती हुई, यद्यपि मुझे आपसे शर्म करनी चाहिए, मगर कमला और कमलिनी बहन ने मुझे बेहया बना दिया। तो इस पर आज की दिल लगी मुझे हंसाते हंसाते बेहाल कर रही है। आप बिगड़े क्यों जाते हैं? ठहरिए ठहरिए, जल्दी न कीजिए और समझ लीजिए कि मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई, बल्कि कमलिनी की शादी आपके साथ हुई है। कुमार, सो कैसे हो सकता है? और मैं क्यों कर ऐसी अनहोनी बात मान लूं? कमलनी, अब आपकी हालत बहुत ही खराब हो गई। क्या कहूं, मैं तो आपको अभी और छकाती, मगर दया आती है इसलिए छोड़ देती हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने आपसे दिल लगी की है, मगर इसके लिए मैं आपसे इजाजत ले चुकी हूं। अपनी तर्जनी उंगली की अंगूठी दिखाकर, आप इसे पहचानते हैं? कुमार, हाँ हाँ, मैं इस अंगूठी को खूब पहचानता हूं। तिलिस्म के अंदर ये अंगूठी मैंने इंद्रानी को दी थी, मगर अफसोस। कमलनी, अफसोस न कीजिए, आपकी इंद्रानी मरी नहीं, बल्कि जीती जागती आपके सामने खड़ी है। कमलनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल से आश्चर्य और दुख को धोकर साफ कर दिया और उन्होंने खुशी खुशी कमलनी और किशोरी का हाथ पकड़कर कहा, क्या ये सच है? किशोरी, जी हाँ, सच है। कुमार, और जिन दोनों को मैंने मरी हुई देखा था वे कौन थी? किशोरी, वे वास्तव में माधवी और माया रानी थीं, जो तिलिस्म के अंदर ही अपनी बदकारियों का फल भोग कर मर चुकी थीं। आपके दिल से उस शादी का ख्याल उठा देने के लिए ही उनकी लाशें इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखा दी गई थी, मगर वास्तव में इंद्रानी यही मौजूद है और आनंदी यही लाडली थी जो आनंद सिंह के साथ ब्याही गई थी। इस समय उधर भी कुछ ऐसा ही रंग मचा हुआ है। कुमार, तुम्हारी बातों ने इस समय मुझे प्रसन्न कर दिया। विशेष प्रसन्नता तो इस बात से होती है कि तुम खुले दिल से इन बातों को बयान कर रही हो और कमलनी में तथा तुम में पूरे दर्जे की मोहब्बत मालूम होती है। ईश्वर इस मोहब्बत को बराबर इसी तरह बनाए रहे। कमलनी से, मगर तुमने मुझे बड़ा ही धोखा दिया। ऐसी दिल लगी भी कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। आखिर ऐसा किया ही क्यों? कमलनी, अब क्या सब बातें खड़े खड़े ही खत्म होंगी और बैठने की इजाजत न दी जाएगी? कुमार, क्यों नहीं? अब बैठकर हंसी दिल लगी करने और खुशी मनाने के सिवाय हम लोगों को करना ही क्या है? इतना कहकर कुंवर इंद्रजीत सिंह गद्दी पर बैठ गए और हाथ पकड़कर किशोरी और कमलिनी को अपने दोनों बगल बैठा लिया। कमला आज्ञा पाकर बैठा ही चाहती थी कि दरवाजे पर ताली बजने की आवाज आई, जिसे सुनते ही वो बाहर चली गई और तुरंत लौटकर बोली, पहरे वाली लौंडी कहती है कि भैरव सिंह खड़े हैं। कुमार खुश होकर, हाँ हाँ, उन्हें जल्द ले आओ। इन हजरत ने मेरे साथ क्या कमदिल लगी की है? अब तो मैं सब बातें समझ गया। भला आज उन्हें इत्तला करा के मेरे पास आने का दिन तो नसीब हुआ। कुमार की बातें सुनकर कमला पुनः बाहर चली गई और कमलिनी तथा किशोरी कुमार के बगल से कुछ हटकर बैठ गईं। इतने ही में भैरव सिंह भी आ पहुंचे। कुमार, आइए आइए, आपने भी मुझे बहुत छकाया है, पर क्या चिंता है, समय मिलने पर समझ लूंगा। भैरव सिंह हंसकर, जो कुछ किया, किशोरी की तरफ बताकर, इन्होंने किया, मेरा कोई कसूर नहीं। कुमार, खैर जो कुछ हुआ सो हुआ। अब मुझे सच्चा सच्चा हाल सुना दो कि तिलिस्म के अंदर इस तरह की रूखी फीकी शादी क्यों कराई गई और इस काम के अगुआ कौन महापुरुष थे? भैरव सिंह किशोरी की तरफ इशारा करके, जो कुछ किया सब इन्होंने किया। यही सब काम में अगुआ थीं और राजा गोपाल सिंह इस काम में इनकी मदद कर रहे थे। उन्हीं के आज्ञा अनुसार मुझे भी मजबूर होकर इन लोगों का साथ देना पड़ा था। इसका खुलासा हाल आप कमला से पूछिए, यही ठीक ठीक बतावेगी। कुमार कमला से, खैर तुम ही बताओ कि क्या हुआ। कमला किशोरी से, कहो बहन, अब तो मैं साफ ही साफ कह दूं। किशोरी, अब छिपाने की जरूरत ही क्या है? कमला ने इस तरह से कहना शुरू किया, किशोरी बहन ने मुझसे कई दफे कहा कि तू इस बात का बंदोबस्त कर कि किसी तरह मेरी शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के साथ हो जाए, मगर मेरे किए इसका कुछ भी बंदोबस्त न हो सका और कमलिनी रानी भी इस बात पर राजी होती दिखाई न दी। अतः मैं बात टालकर चुपकी हो बैठी।
मगर मुझे इस काम में सुस्त देखकर किशोरी ने फिर मुझसे कहा कि देख कमला, तू मेरी बात पर कुछ ध्यान नहीं देती, मगर इसे खूब समझ रखना कि अगर मेरा इरादा पूरा न हुआ, अर्थात मेरी शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के साथ न हो गई, तो मैं कदापि ब्याह न करूंगी, बल्कि अपने गले में फांसी लगाकर जान दे दूंगी। कमलिनी ने जो कुछ एहसान मुझ पर किए हैं, उनका बदला मैं किसी तरह चुका नहीं सकती। अगर कुछ चुका सकती हूं तो इसी तरह कि कमलिनी को पटरानी बनाऊं और आप उसकी लौंडी होकर रहूं। मगर अफसोस है कि तू मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती, जिसका नतीजा ये होगा कि एक दिन तू रोएगी और पछताएगी। किशोरी की इस आखिरी बात से मेरे कलेजे पर एक चोट सी लगी और मैंने सोचा कि जो कुछ ये कहती हैं बहुत ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। आखिर मैंने राजा गोपाल सिंह से ये सब हाल कहा और उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ समझाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वे दिलो जान से इस काम के लिए तैयार हो गए। जब वे खुद तैयार हो गए तो फिर क्या था, सब काम खूबी के साथ होने लगा। राजा गोपाल सिंह ने इस विषय में कमलिनी जी से कहा और इन्हें बहुत समझाया, मगर ये राजी न हुई और बोली कि आपकी आज्ञानुसार मैं कुमार से ब्याह कर लेने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं हो सकता कि किशोरी से पहले ही अपनी शादी करके उसका हक मार दूं। हाँ, किशोरी की शादी हो जाने के बाद जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं करूंगी। ये जवाब सुनकर गोपाल सिंह जी ने फिर कमलनी को समझाया और कहा कि अगर तुम किशोरी की इच्छा पूरी ना करोगी तो अपनी जान दे देगी। फिर तुम ही सोच लो कि उसके मर जाने पर कुमार की क्या हालत होगी और तुम्हारी इस जिद का क्या नतीजा निकलेगा। गोपाल सिंह की इस बात ने इन्हें कमलनी की तरफ बताकर लाजवाब कर दिया और ये लाचार हो शादी करने पर राजी हो गई। तब राजा साहब ने भैरव सिंह को मिलाया और ये भी इस बात पर राजी हो गए। इसके बाद ये सोचा गया कि कुमार इस बात को स्वीकार न करेंगे, अतः उन्हें धोखा देकर जहां तक जल्द हो तिलिस्म के अंदर ही कमलिनी के साथ उनकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि तिलिस्म के बाहर हो जाने पर हम लोग स्वाधीन न रहेंगे और अगर बड़े महाराज इस बात को सुनकर अस्वीकार कर देंगे तो फिर हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे इत्यादि। बस यही सबब हुआ कि तिलिस्म के अंदर आपसे तरह तरह की चालबाजियां खेली गईं और भैरव सिंह ने भी आपसे सब भेद छिपा रखा। खुद राजा गोपाल सिंह जी तिलिस्म के अंदर आए और बुढ़े दारोगा बनकर इस काम में उद्योग करने लगे। कुमार बात रोककर ताज्जुब के साथ, क्या खुद गोपाल सिंह बुढ़े दारोगा बने थे? कमला, जी हां, वो बुढ़ी मैं बनी थी तथा किशोरी और इंदिरा आदि ने लड़कों का रूप धरा था। कमल हंसकर, ये बुढ़ी भैरव सिंह की जोरू बनी थी। अब इस बात को सच कर दिखाना चाहिए, अर्थात इस बुढ़ी को भैरव सिंह के गले मढ़ना चाहिए। कुमार, जरूर। कमला से, तब तो मैं समझता हूं कि मकरंद इत्यादि के बारे में जो भैरव सिंह ने बयान किया था वो सब झूठ था। कमला, हां बेशक, उसमें 12 आने से ज्यादा झूठ था। कुमार, खैर तब क्या हुआ, तुम आगे बयान करो। कमला ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया। भैरव सिंह जानबूझकर इसलिए पागल बनाकर आपको दिखाए गए थे, जिसमें एक तो आप धोखे में पड़ जाए और समझें कि हमारे विपक्षी लोग भी वहां रहते हैं, दूसरे आपसे मिलाप हो जाने पर यदि भैरव सिंह से कुछ भूल भी हो जाए तो आप यही समझें कि अभी तक इनके दिमाग में पागलपन का कुछ धुआं बचा हुआ है। जिस समय हम लोग तिलिस्म के अंदर पहुंचाए गए थे, उस समय राजा गोपाल सिंह ने अपनी खास तिलिस्मिक किताब कमलनी जी को दे दी थी, जिससे तिलिस्म का बहुत कुछ हाल मालूम हो गया था और इनकी मदद से हम लोग जो चाहते थे करते थे तथा हमें किसी बात की तकलीफ भी नहीं होती थी और खाने पीने की सभी चीजें राजा गोपाल सिंह जी पहुंचा दिया करते थे। भैरव सिंह जब पागल बनने के बाद आपसे मिले थे तो अपना अय्यारी का बटुआ जानबूझकर कमलिनी के पास रख गए थे। फिर जब भैरव सिंह को बुलाने की इच्छा हुई तो उन्हीं का बटुआ और पीले मकरंद की लड़ाई दिखाकर वे आपसे अलग कर लिए गए। कमलिनी पीछे मकरंद की सूरत में थी और मैं उनका मुकाबला कर रही थी। कहीं बदी और मेल लड़ाई थी, इसलिए आपने समझा होगा कि हम दोनों बड़े बहादुर और लड़ाके हैं। अतः इस मामले के बाद जब इंद्रानी और आनंदी वाले बाग में भैरव सिंह आपसे मिले, तब भी इन्होंने बहुत सी झूठी बातें बनाकर आपसे कहीं और जब आप इनसे रंज हुए तो आपका संग छोड़कर ये फिर हम लोगों की तरफ चले आए। देखिए चंद्रकांता संतति 18वां भाग 11वां बयान। आप दोनों भाई उस शादी करने से इनकार करते थे, मगर मजबूरी और लाचारी ने आपका पीछा न छोड़ा। इसके अतिरिक्त खुद इंद्रानी और आनंदी ने भी आप दोनों को किशोरी और कामनी की चिट्ठी दिखाकर खुश कर लिया था। यहां आकर आपने सुना ही है कि कमलिनी जी के पिता बलभद्र सिंह जी, जिन्हें भूतनाथ छुड़ा लाया था, एकाएक गायब हो गए थे और कई दिनों के बाद लौट कर आए। कुमार, हां सुना था। कमला, बस उन्हें राजा गोपाल सिंह ही
यहां आकर ले गए थे और खुद बलभद्र सिंह जी ने ही अपनी दोनों लड़कियों का कन्यादान किया था। कुमार हंसते हुए ठीक है, अब मैं सब बातें समझ गया और ये भी मालूम हो गया कि केवल धोखा देने के लिए ही माधवी और माया रानी, जो पहले ही मर चुकी थी, इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखाई गई थी। भैरव सिंह जी हां। कुमार मगर नानक वहां क्यों कर पहुंचा था? भैरव सिंह आप सुन चुके हैं कि तारा सिंह ने नानक को कैसा छकाया था। अतः वो हम लोगों से बदला लेने की नीयत करके वहां गया और माया रानी से मिल गया था। कमलनी जी ने वहां का रास्ता उसे बता दिया था। उसी का ये नतीजा निकला। जब माया रानी राजा गोपाल सिंह के कब्जे में पड़ गई, तब राजा साहब ने नानक को बहुत कुछ बुरा भला कहा, यहां तक कि नानक उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे अपने कसूर की माफी मांगी। उस समय राजा साहब ने उसका कसूर माफ करके उसे अपने साथ रख लिया। तब से वो उन्हीं के कब्जे में रहा और उन्हीं की आज्ञा अनुसार आपको धोखे में डालने की नीयत से माया रानी और माधवी की लाश के पास दिखाई दिया था। वे दोनों पहले ही मारी जा चुकी थी, मगर आपको भुलावा देने की नीयत से उनकी लाश इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखाई गई थी। इसके अतिरिक्त और जो कुछ हाल है वो आपको राजा गोपाल सिंह की जुबानी मालूम होगा। कुमार ठीक है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि माया रानी और माधवी की लाश को इंद्रानी और आनंदी की सूरत में देखकर जो कुछ रंज मुझे हुआ था और आज तक इस घटना का जो कुछ असर मेरे दिल पर था वो जाता रहा। अब मैं अपने को खुशनसीब समझने लगा। कमलनी से अच्छा ये बताओ कि रात की दिल्लगी तुमने किस तौर पर की? मेरी समझ में कुछ नहीं आया और ना इसी बात का पता लगा कि मेरी सूरत क्यों कर बदल गई। कमलनी इस बात का जवाब आपको कमला से मिलेगा। कमला ये तो मामूली बात है। समझ लीजिए कि जब आप सो गए तो इन्हीं यानी कमलनी ने आपको बेहोश करके आपकी सूरत बदल दी। यही काम उधर लाडली ने किया था। खुद तो पहले ही से कामनी बनी हुई थी, मगर जब कुमार सो गए तब उन्हें बेहोश करके उनकी सूरत बदल दी और सुबह को उनके जागने के पहले ही अपना चेहरा साफ कर लिया। कुमार ठीक है, मगर ऐसा क्यों किया? कमला एक तो दिल्लगी के लिए और दूसरे किशोरी के इस ख्याल से कि जिसकी शादी पहले हुई है उसी की सुहागरात भी पहले होनी चाहिए। कुमार हंसकर और किशोरी की तरफ देखकर अच्छा, तो ये सब आपकी बहादुरी है। खैर आज आपकी पारी होगी ही, समझ लूंगा। किशोरी ने शर्मा कर सिर नीचा कर लिया और कुमार की बात का कुछ भी जवाब न दिया। इसके बाद वे लोग कुछ देर तक हंसी खुशी की बातें करते रहे और तब अपने अपने ठिकाने चले गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी के बाद कई दिनों तक हंसी खुशी का जलसा बराबर बना रहा, क्योंकि इस शादी के 8वें ही दिन कमला की शादी भैरव सिंह के साथ और तारा सिंह की शादी इंदिरा के साथ हो गई और इस नाते को भूतनाथ तथा इंद्रदेव ने बड़ी खुशी के साथ मंजूर कर लिया। इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज ने निश्चय किया कि अब पुनः उसी बगुले वाले तिलस्मी मकान में चलकर कैदियों का मुकदमा सुना जाए। अतः आज्ञानुसार बाहर के आए हुए मेहमान लोग हंसी खुशी के साथ विदा किए गए और फिर कई दिनों तक तैयारी करने के बाद सभी का डेरा कूच हुआ और पहले की तरह पुनः वो तिलिस्मी मकान हरा भरा दिखाई देने लगा। कैदी भी उसी मकान के तहखानों में पहुंचाए गए और सबका मुकदमा सुनने की तैयारी होने लगी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।